Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sardar Sawar Khan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Today it's my 8th lecture of geography class 6th week 4. Student, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल एज यूजुअल हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रिकैप करते हैं और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। रिकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के एम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, गुज़श्ता लेक्चर नंबर 7 के मेन टॉपिक्स थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर और ऑरोरा लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को देखते हैं कि हमने इसको रिव्यू कर लेते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन लेयर्स, यानी जमीन की जो कुर्रा हवाएं है इसको अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है वो 4 लेयर्स में तकसीम किया गया है। पहला आता है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन मीजोस्फियर और फोर्थ वन थर्मोस्फियर, और इसके बाद लास्ट वन जो है वो एक्सोस्फियर होता है। लेकिन 4 जो है वो मेन ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, द ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच टेम्परेचर ड्रॉप्स or falls at a constant rate as the altitude increases। यानी ट्रोपोस्फियर ये सतह जमीन की करीब तरीन की लेयर है, यानी आप कह सकते हैं कि जमीन से ऊपर आप जाएं 12 किलोमीटर तक तो ये लेयर पाई जाती है, और इसमें जो है वो दर्जा बुलंदी बढ़ने के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। और इस कमी की वजह से क्या होता है कि ऑल वेदर फिनोमिना और ऑकर हेयर, तमाम जो मौसमी तब्दीलियां हैं वो इसी लेयर के अंदर होती हैं। और मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको देखा था कि इसमें कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स भी चलती हैं, बादल, बारिश, गिरज चमक, तमाम जो वेदर से मुतल्लिका जो मज़ाहिर हैं वो यहाँ पर वाक़ होते हैं। इसीलिए ये ट्रोपोस्फियर, इसमें दर्जा जो है वो बुलंदी के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। सेकेंड वन है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो कुर्रा हवा की दूसरी लेयर है, दैट लाइज अबव द स्ट्रेटोस ट्रोपोस्फियर, जो कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाई जाती है। यानी पहले ट्रोपोस्फियर है और उससे ऊपर यानी 12 किलोमीटर तक जमीन से 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, और फिर 12 से लेकर आप कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर की बुलंदी तक स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। इन दिस लेयर यानी इन स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, बुलंदी बढ़ने के साथ साथ फिर दर्जा रत क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि मैंने डायग्रामेटिकली आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था। दिस लेयर आल्सो कंटेन्स द ओजोन लेयर। इसी लेयर के अंदर यानी जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें ओजोन की लेयर पाई जाती है। और ओजोन क्या है? ओजोन इज अ O3, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 एटम है, दैट अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन। यानी ये 20 से 30 माइल की बुलंदी के ऊपर, यानी सतह जमीन से आप 20 से 30 मील ऊपर जाएं तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में ये लेयर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेज जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जिनको रेज कहते हैं, उनसे हमारे स्किन को और इस सतह जमीन को बचाती है। The average height of stratosphere is 50 किलोमीटर, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर की जो बुलंदी है वो 50 किलोमीटर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन है, अब हम आते हैं कि ये ओजोन लेयर क्या है। तो ओजोन जो है वो आप कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दरमियान में आप कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर ओजोन की लेयर बनती है। और ओजोन गैस सूरज से खारिज होने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नुकसानदेह जो सूर्य की रेज हैं, उनको अपने अंदर जज़ब कर लेती है। और इन रेज को जज़ब करने की वजह से इस पूरी तय में दर्जा रत बढ़ जाता है, यानी ओजोन की लेयर खुद टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेती है और अल्ट्रा वायलेट रेज ऑक्सीजन को ओजोन में तब्दील कर देती हैं। यही अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, जो ऑक्सीजन वहां पर होती है उसको ओजोन लेयर में तब्दील कर लेती है, जिसको
ओजोन की लेयर या ओजोन लेयर के नाम से पुकारते हैं। और ये आपने डायग्राम में देखा था ओजोन की लेयर को, कि हमारी जमीन से ऊपर बुलंदी 20 से 30 मील ऊपर जाएं तो आपको एक लेयर नील लेयर नजर आती है, जो सूरज से खारिज होने वाली जो रेज हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनको रास्ते में, जो नुकसानदेह शुआएं हैं, उनको रास्ते में रोक लेती है और उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है। उसके बाद है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या है कि द मीजोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो है मीजोस्फीयर। और इसकी एवरेज हाइट जो है वो 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक पाई जाती है। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर फिर दर्जा टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, वो गिरना शुरू हो जाता है। यानी मीजोस्फीयर के अंदर कोल्डेस्ट लेयर में इसका शुमार होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर बुलंदी बढ़ने के साथ साथ दर्जा हरारत गिर जाता है। तो कुर्रा हवा की इस तय में दर्जा हरारत सबसे कम पाया जाता है। मौसम गर्मा में इसी लेयर में, इसी स्फीयर में बुलंद लैटिट्यूड्स पर बादल गैर मामूली तौर पर नजर आते हैं। रात को ये बादल चमकते हुए आसमान पर नजर आते हैं। ये कॉस्मिक डस्ट और निकल के बहुत ज्यादा जर्रात जो कि हल्की सी बर्फ से ढके होते हैं पर मुश्तमिल होते हैं। ये बादल, जो बादल हमें आसमान पर बहुत ज्यादा बुलंदी पर नजर आते हैं, तो इनको हम कॉस्मिक डस्ट और निकल के बहुत से जर्रात होते हैं जो कि हल्की सी बर्फ से ढके हुए होते हैं। फिर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है कि द थर्मोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कुर्रा हवा की ये सबसे बुलंदो बाला लेयर है। इट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर, यानी ये 85 से लेकर अबाउट 400 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ, बुलंदी की तरफ जाएं तो ये लेयर पाई जाती है। हेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज वंस अगेन। यहाँ पर बुलंदी बढ़ने के साथ साथ एक मरतबा फिर दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। द अपर लेयर ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की ऊपर वाली जो लेयर है उसको आइनोस्फेयर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर आपको सैटेलाइट्स वगैरह, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, यहाँ पर ये नजर आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो रेडियो वेव्स हैं वो यहाँ पर चलते हैं। हेयर एंड द फिनोमेना ऑफ द अरोरा लाइट आकर, यहाँ पर अरोरा लाइट भी, जिसको हम क्या कहते हैं, अरोरा को दो नाम से, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसको अरोरा बोरेलियस के नाम से पुकारा जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये लाइट जो मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं उसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से पुकारा जाता है। तो अरोरा इज ब्राइटली कलर्ड बैंड्स ऑफ लाइट। अरोरा, व्हाट इज अरोरा? अरोरा क्या है? अरोरा इज ब्राइटली कलर्ड बैंड्स ऑफ लाइट विजिबल अराउंड द अर्थ्स नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल। जो आपको सतह जमीन के शुमाली कुतुब है या जनूबी कुतुब है, वहां पर आपको रात के वक्त ये लाइट नजर आती हैं। कलरफुल मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, जिसमें ब्लू है, रेड है, येलो, ग्रीन एंड orange lights shifts gently and change shapes like softly blowing curtains, यानी ये बार बार अपनी शेप को ये कलर्स चेंज करते रहते हैं। अरोरा लाइट्स आर ओनली विजिबल एट नाइट। ये रात के वक्त ये लाइट नजर आती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल से ऊपर वाले इलाकों में अगर ये नजर आती हैं तो उनको हम कहते हैं अरोरा बोरेलियस, और सदर्न हेमिस्फीयर में या अंटार्कटिक से आगे नजर आती हैं, अंटार्कटिक सर्कल से आगे, तो इसको हमें अरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से पुकारा जाता है। तो ये था गुज़श्ता जो लेक्चर नंबर 7 था, उसके मेन जो टॉपिक्स थे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर आपने ओजोन लेयर को स्टडी किया और फिर अरोरल लाइट के बारे में पढ़ा। अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर नंबर 8, डिफाइन टेम्परेचर एंड हाउ इज इट मेजर्ड। एक ये है कि दर्जा हरारत से क्या मुराद है, इसको किससे मापा जाता है, और दूसरा है प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, कि ये सतह जमीन और कुर्रा हवाई कैसे गर्म होती है, यानी इनके गर्म होने का प्रोसेस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने दर्जा हरारत के बारे में सुना है, दर्जा हरारत को महसूस भी किया जब आपको बुखार हो जाता है, टेम्परेचर
तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है और पता चलता है कि ये इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है या इतने सेल्सियस है। तो इससे पता चलता है, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा हुआ है कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बॉयल होता है तो हमें पता चलता है कि ये इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और फिर जब दर्जा हरारत पूरा एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत माइनस में चला जाता है तो बर्फबारी और स्नो, आप कह सकते हैं कि स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है, पानी जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि क्या है, टेम्परेचर माइनस में है। अब ये हम कैसे मापते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या मुराद है एंड हाउ इज इट मेजर्ड। टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी किसी भी जिस्म या ऑब्जेक्ट के गर्म और सर्द होने की जो शरह है, डिग्री है या इंटेंसिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को मापने के लिए, जिसका नाम है थर्मोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। यानी ये एक ऐसा आला है जिससे दर्जा हरारत को मापा जाता है। हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, यानी कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। Change of temperature takes place in gases, liquid and solids as they expand and contract with it. यानी टेम्परेचर में तब्दीली उस वक्त आती है जब हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा या कम से कम टेम्परेचर जब उस वक्त महसूस होता है कि जब ये गैसेस में, लिक्विड में या सॉलिड चीज का जब हम वो फैलती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है कोई चीज, तो फैलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेम्परेचर कम होगा। उससे हमें ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा के बारे में पता चलता है। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्केल। टेम्परेचर को स्केल की मदद से मापा जाता है और वो स्केल है थर्मामीटर के ऊपर दो किस्म की रीडिंग्स होती है। एक है फ़ारेनहाइट डिग्री, यानी उसको फ़ारेनहाइट से, एंड सेल्सियस डिग्री जिसको सेंटीग्रेड डिग्री के नाम से पुकारा जाता है। इन दो डिग्रीज की मदद से हम इसको टेम्परेचर को मापते हैं। अब ये टेम्परेचर के लिए ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है। डायग्राम ऑफ थर्मामीटर देख लें। ये एक साइड पर ये टेम्परेचर जो आपका 0 से ऊपर जाए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में, तो ये क्या है? ये सेल्सियस में है। और नीचे आए तो -10, 20, 30, इसके अंदर ये आपके सामने एक चीज भरी हुई है जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? पारा है या मरकरी है या अल्कोहल टाइप चीज है जो इसके अंदर पाई जाती है। दूसरी साइड पर आप देखें तो यहाँ पर देखें ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी फ़ारेनहाइट में देखें, ये फ़ारेनहाइट का है, ये सेल्सियस का है। तो ये देखें यहाँ पर टेम्परेचर ये देखें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी जब जमना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 सेल्सियस में देखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में देखना है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ऊपर आप जाएं तो ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बॉयल होता है तो इट मीन सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये टेम्परेचर के का इंस्ट्रूमेंट है। इसको इंस्ट्रूमेंट को आपने देखा है टेम्परेचर मापने के लिए, जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। तो दर्जा पैमाश के लिए लिहाजा जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। और थर्मामीटर शीशे की एक नली पर मुश्तमिल होता है। इस नली के निचले हिस्से में शीशे का बल्ब, यानी आप कह सकते हैं कि ये बल्ब आपको नजर आ रहा है, होता है, जिसमें पारा भरा होता है यानी मरकरी होती है। इस नली के ऊपर डिग्रीज लिखी होती हैं। ये डिग्रीज 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये इधर से देखें तो 220 तक है। तो अगरचे दर्जा ज्यादा हो तो ये पारा या मरकरी गर्म होकर नली में ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। जब दर्जा बढ़ेगा तो कमरे का टेम्परेचर है या आपको बुखार है, तो आपको जब डॉक्टर आप मुंह में डाल के उसको चेक करता है तो आप थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद ये वो उसको निकाल के चेक करता है तो आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। तो पहले वो माइनस से स्टार्ट लेता है, 0 से, और 0 से फिर टेम्परेचर आपका अगर जिस्म का टेम्परेचर है तो वो बढ़ेगा,
और उससे पता चलता है। फिर अगर दर्जा ज्यादा हो तो पारा गर्म होकर नली में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, लेकिन अगर दर्जा कम हो तो ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, श्रिंक करना शुरू कर देता है, ये माइनस की तरफ चलता है। जिस तरह सर्दियों में आप बाहर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से निकलें तो आप बाहर जाकर टेम्परेचर चेक करें तो बाहर माइनस में होगा, अंदर रूम टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। दर्जा रद की पैमाश के लिए आमतौर पर दो किस्म के पैमाने इस्तेमाल होते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट और दूसरा जो है वो सेल्सियस, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट जी डी फ़ारेनहाइट ने 1709 में यानी 1709 में दर्जा रद काट करने का जो आला इस्तेमाल किया था, जो उसने इजाद किया था उसका नाम था फ़ारेनहाइट स्केल। जबकि सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पर दर्जा मालूम करने का स्केल स्वीडन के साइंसदान सेल्सियस ने इजाद किया, लिहाजा उसी के नाम पर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, जो कि 0 से 100 डिग्री तक है। 0 जो है वो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर पानी बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि 100 डिग्री पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रद को मापने के लिए मरकरी काम नहीं देता, फिर पारे के बजाय हम अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अल्कोहल वाला थर्मामीटर कम से कम दर्जा रद को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कम से कम दर्जा रद को मापने, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रद को मापने के लिए जो है वो यही थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है। ये थर्मामीटर गैलीलियो ने इजाद किया था। इसमें हवा और जो आप कह सकते हैं कि कलर वाला पानी इस्तेमाल होता है। आज के जदीद दौर में जो आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक किस्म के जो थर्मामीटर इजाद हो चुके हैं, जिन पर दर्जा खुद ब खुद क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है, और ऐसे थर्मामीटर में दाती तार के लच्छे इस्तेमाल होते हैं जो सर्दी से सिकुड़ते भी हैं, यानी वो तार के, और गर्मी में वो फैलते भी हैं, इनसे दर्जा हरारत का पता चल जाता है। लेकिन आम सिंपली ये थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को मापने के लिए या रूम टेम्परेचर को मापने के लिए, जिस्म की बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए, जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, ये इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, यानी ये कुर्रा हवाई कैसे गर्म होती है। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ है, द मेथड्स ऑफ हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कुर्रा हवाई कैसे गर्म होती है, ये या ज़मीन, हमारी ज़मीन और कुर्रा हवाई के गर्म होने का प्रोसेस क्या है। तो इसमें आप देखेंगे जब सूरज चमकता है, देखें फासला अगर देख लें तो ज़मीन का सूरज से फासला जो है वो 9 करोड़ 30 लाख स्क्वायर आप कह सकते हैं कि मील के करीब बनता है, 9 करोड़ 30 लाख माइल्स के करीब। अगरचे सूर्य की शुआएं एटमॉस्फेयर से होकर सतह ज़मीन पर, रास्ते में उनकी एटमॉस्फेयर है, वहां से होकर ये सतह ज़मीन पर पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी हवा इन रेस पर कम मिकदार में असरअंदाज होती है। ये सूर्य की शुआएं सतह ज़मीन को गर्म करती हैं। ये जो सन रेज, सूर्य से आने वाली जो रेज होती हैं, ये सतह ज़मीन को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। और कुर्रा हवाई की तय सूर्य से बराह रास्त जो ज़मीन की एटमॉस्फेयर है, जो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं, ये सूरज से बराह रास्त हरारत को हासिल करती हैं। सूरज की जो रेज है वो ज़मीन तक 86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सतह ज़मीन पर पहुंचती हैं। इसको हम रेडिएशनल प्रोसेस यानी सोलर रेडिएशन कहते हैं। जब सूरज चमकता है तो उसकी जो रेज होती हैं वो बिला रोक टोक ज़मीन पर पहुंचती हैं और सतह ज़मीन को गर्म कर देती हैं। जब सूर्य की शुआएं कुर्रा एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं तो इनका काफ़ी हिस्सा रास्ते में क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, और वो क्या क्या चीज़ें, इसका कुछ हिस्सा जो है वो स्कैटर फैल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है ज़मीन से टकरा के, कुछ हिस्से को ज़मीन जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है। अब ज़मीन के रेडिएशन प्रोसेस को देखते हैं। तो रेडिएशन प्रोसेस क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट और एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन शॉर्ट वेव्स, यानी सूरज से जो
रेज निकलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ट्रांसमिट होती हैं ज़मीन की तरफ, और इनको हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये सतह ज़मीन पर शॉर्ट वेव्स की शक्ल में पड़ती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशंस कहते हैं। व्हेन द सन रेज रिसीव्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब ज़मीन उन सनरेज को रिसीव करती है सनरेज को, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन यानी तमाज़त शमसी या इंसुलेशन के नाम से इसको पुकारा जाता है। और व्हेन अर्थ इमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, जब जमीन उस हरारत को, जिसको रास्ते में कुछ स्कैटर हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, जो जमीन के अंदर जज़ब हो गई, जज़ब करने के बाद जमीन फिर ठंडा होना शुरू, जब ठंडा होती है तो ठंडा होने की कोशिश करती है, तो ये हीट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जब इसको वापस रेडिएट करती है, खारिज करती है, तो व्हेन अर्थ इमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, जब जमीन एटमॉस्फेयर में अपनी हीट को लॉन्ग वेव्स की शक्ल में खारिज करती है, बिकॉज अर्थ इज कूलर देन द सन, चूंकि जमीन की ये खासियत है कि ये जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्द गर्म भी हो जाती है, एंड हैज लेस एनर्जी अवेलेबल टू गिव ऑफ, और इस पर एनर्जी जो है, जब ये ठंडी होती है तो ये एनर्जी को मुकम्मल तौर पर खारिज कर देती है और ये ठंडी हो जाती है। इस डायग्राम में आप देखते हैं कि ये सोलर रेडिएशन एंड अर्थ रिफ्लेक्टेड हीट है, ये सन रेज जमीन के ऊपर पड़ रही हैं। यहाँ से देखें हीट वापस रिफ्लेक्ट भी हो रही है इस डायग्राम के अंदर, और ये डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, ये शॉर्ट वेव्स की शक्ल में, और यहाँ से लाइट जब एटमॉस्फेयर में जा रही है तो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर, तो वो ये जमीन के अंदर, तो ये देखिए अब्जॉर्प्शन भी हो रही है, साथ रिफ्लेक्शन भी हो रही है, कन्वेक्शन भी हो रही है। तो ये रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में आप देखें कि ये हीट वापस रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग वेव की शक्ल में जमीन वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, और यहाँ से सूर्य की शुआएं डायरेक्ट जमीन के ऊपर शॉर्ट वेव्स की शक्ल में पड़ रही हैं। रास्ते में ओजोन की लेयर कुछ हिस्से को रिफ्लेक्ट स्कैटर कर देती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और रिफ्लेक्ट होकर लाइट कुछ हीट जमीन के अंदर जज़ब हो जाती है, और बादल वगैरह भी रोक लेते हैं। लेकिन जो जमीन पर आती है, ये जमीन पर इस हीट को जज़ब करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो हीट जमीन इमिट करती है उसको हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ रेडिएशन के नाम से भी पुकारते हैं। और जो हीट सूरज से जमीन की तरफ ट्रांसमिट होकर आती है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट और एनर्जी फ्रॉम द सन, वो शॉर्ट वेव्स की शक्ल में होती है, उसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। और जो जमीन खारिज करती है इसको हम अर्थ रेडिएशन के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन किसको कहते हैं, जिसका नाम है तरसीले हरारत। तरसील, ये आपके सामने देखें, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल टू अनदर विद इन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कंटेक्ट। यानी इसमें क्या होता है कि जब दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत रखने वाली पार्टिकल्स को या अशिया को या ऑब्जेक्ट्स को करीब लाया जाता है, तो जो एनर्जी होती है या जो हीट होती है वो तवानाई की शक्ल में, हरारत की शक्ल में गर्म से ठंडे जिस्म, जिस तरह ये आपके सामने फ्राई पैन है, यहाँ से पहले चीज नीचे वाला हिस्सा गर्म, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली लेयर्स गर्म होना शुरू हो जाती है। तो हीट जो है वो गर्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है कि दोनों जो है वो एक जैसे दर्जा हरारत पर पहुंच जाते हैं। इसको एक यानी हम एक एक्सपेरिमेंट से, ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है कि अगर ये देखिए, इसमें आप देख लें, ये फ्राई पैन टाइप है, इसके अंदर बॉयल्स हैं, ये अंडा आहिस्ता आहिस्ता फिर पानी ऊपर वाली सतह, फिर ये देखिए रेज पहले इसकी दस्ती तक भी और लास्ट दस्ती से उसके हैंडल तक पहुंच जाती है। तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट हो रही है। और नीचे से ये हीट चूल्हे से आप देखें यहाँ ऊपर, यहाँ से फिर ये ऊपर वाली लेयर आस्ता आस्ता ऊपर फैलना शुरू हो गई, फिर आगे यहाँ से इसके जो हैंडल था वहां तक चली गई। तो अगर इसको हम इस तरह एक्सपेरिमेंट से भी साबित कर सकते हैं कि अगर लोहे की सलाख का एक सिरा हाथ में पकड़कर उसका दूसरा सिरा आग में गर्म किया जाए, तो कुछ देर बाद जो हाथ वाला सिरे तक हीट आप पहुंच जाएगी और वो हिस्सा आपको गर्म महसूस होगा। इसका मतलब यह हो कि हरारत गर्म से ठंडे, हरारत का ये खासा है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है कि वो हमेशा
जो वार्म से कोल्ड पार्ट की तरफ, कोल्ड हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है। इस अमल को हम कंडक्शन के नाम से बताते हैं। कंडक्शन अकर इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हमेशा सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स और गैसेस में भी होता है। कुर्रा हवाई में इस तरह गर्म सतह जमीन से मुतासर होता है और हरारत निचले तबकात से ऊपर वाले तबकात में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, और ऐसा मॉलिक्यूल्स की हरकत या एटम्स की हरकत की वजह से होता है। जब हवा का एक हिस्सा गर्म हो जाता है, यानी आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि जब हवा जमीन हीट को रेडिएट करती है, खारिज करती है, तो नीचे वाले तबकात ज्यादा गर्म होते हैं, फिर ये हवा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले बुलंद तबकात पर पहुंच जाती है। और सर्दियों में हमने इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की शक्ल में देखा है कि दिन के वक्त जो है वो वादी से जो है वो जब सूर्य की छाएं पड़ती हैं वादी में, तो बर्फबारी वादी में मौजूद होती है, लेकिन जब वादी क्या होती है, ठंडी होती है, और जब शाम के ये जल्दी से हीट को रेडिएट कर देती है, और वो गर्म हवाएं जाकर ऊपर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ों की जो वादी होती है वहां पर स्टोर हो जाती है, वहां पर हवा जमा हो जाती है। तो जिसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि सर्दियों में जो प्लेन वैलीज जहां पर बर्फबारी मौजूद होती है, बर्फ होती है, वादी पूरी बर्फ से ढकी होती है, ठंडा और सर्द मौसम होता है, और आसमान साफ हो तो वैली ठंडी होती है, और इसके मुकाबले में जो पहाड़ होता है, जो एडजेसेंट माउंटेनियस एरिया होता है, वो गर्म होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि हवाएं गर्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। जब हवा का एक हिस्सा गर्म होता है तो हवा के मालिक्यूल्स की हरकत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में ये अपनी कुछ हरकत अगले मालिक्यूल्स को मुंतकिल कर देती है। इस तरह हरकत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो हरकत या एनर्जी के मुंतकिल होने की इस अमल को कंडक्शन के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद है कन्विक्शन। कन्विक्शन प्रोसेस देखें, कन्विक्शन प्रोसेस क्या है कि कन्विक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स थ्रू एयर, वाटर एंड अदर गैसेस, जिसमें हीट जो है वो ट्रेवल्स करती है हवा से, पानी से या गैसेस। ये आपके सामने डायग्राम है, ये सूर्य की छाएं जमीन पर शॉर्ट वेव्स की शक्ल में पड़ रही है, यहाँ पर ये जमीन गर्म हुई, यहाँ से जमीन गर्म होने के बाद ये देखें कि फिर वो हीट को जो है वो क्या कर रही है, कूलर एयर है, और यहाँ पर उसने आकर गर्म, जहां पर जो पोर्शन जमीन का गर्म हुआ वहां से हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ये ऊपर उठ रही है और इसकी इस खाली खला को पुर करने के लिए सर्द हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये प्रोसेस कन्वेक्शनल प्रोसेस कहलाता है। तो जब एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में इससे गर्म होते हैं तो हवा गर्म होकर फैल जाती है और हल्की होकर ये ऊपर उठती है। वहां पर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिस तरह यहाँ पर हवा का दबाव कम हो रहा है, और यहाँ पर हाई प्रेशर विंड्स जो है जिनको हम कूल एयर कहते हैं वो इनकी जगह ले रही है, और जो लो प्रेशर वाली हवाएं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं। वहां पर हवा का दबाव कम हो जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखिए कूल एयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन नीचे आकर जब हरारत जज़ब कर देती है तो गर्म होकर फैल जाती है और गर्म होकर ये ऊपर की तरफ उठने लगती है। हवा का ये चक्कर बन जाता है। इस तरह हरारत निचले तबकात से ऊपर वाले तबकात में मुंतकिल हो जाती है, और इस अमल को हम कन्विक्शन प्रोसेस भी कहते इस तरह एटमॉस्फेयर जो है वो तीन तरीकों से गर्म होती है। एक है रेडिएशन से, दूसरा कंडक्शन से, और तीसरा कन्वेक्शन प्रोसेस से एटमॉस्फेयर और हमारे जमीन में एटमॉस्फेयर हमारी गर्म होती है। तो इन प्रोसेस के नाम आपने अच्छे तरीके से याद रखने। टास्क ये है आज का कि आपने टेम्परेचर की डिफाइन टेम्परेचर एंड हाउ इज इज मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 लेवल तक बच्चों के लिए ये है कि ये इसकी डेफिनेशन और उसका जो मेजरमेंट करने का जो थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर को अच्छे तरीके से उसकी डायग्राम भी बनानी है और उसको देखना भी है। रीडिंग के सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, जबकि फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना, इसको अच्छे तरीके से देखना। फिर आपने नाम याद करने के, राइट द नेम्स ऑफ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कुर्रा हवाई जो है वो हमारी कैसे गर्म होती है, इसके प्रोसेस के लिए आपने कंडक्शन को, रेडिएशन को, कंडक्शन को और कन्वेक्शन प्रोसेस को अच्छे तरीके से आपने देखना है। तो ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 8। थैंक्स, अल्लाह हाफिज। और इससे मुतल्लिक़ का जो कोई क्वेश्चन जो टेम्परेचर से रिलेटेड है वो आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है।
अल्लाह हाफिज।